हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम व्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट प्रस्तावना की। प्रस्तावना कब लाया गया, किसने लाया, कहाँ से इसकी परिकल्पना पाई गई, इसमें आने वाले टर्म, इस सब प्रस्तावना को किसने क्या कहा है, मतलब प्रस्तावना से जुड़ी हर बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे। प्रस्तावना से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पाया जाता है और आई होप कि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो सारे को डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक एक पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट, संविधान सभा, यानी कि संविधान सभा जो संविधान का निर्माण करने वाली थी, उसमें संविधान सभा में क्या करते हैं, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्तावना पेश किया जाता है जिसे उद्देशिका भी कहते हैं। तो प्रस्तावना जिसे पेश किया गया कब, 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ये बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया। 2 चीजें बार बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया, और दूसरा क्वेश्चन होता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से आया। तो प्रस्तावना की अगर विचार की हम बात करें तो प्रस्तावना की जो परिकल्पना सर्वप्रथम आया वो अमेरिका से आया। हम बता दें आपको कि अगर संविधान में किसी को प्रस्तावना लागू करने की बात करते हैं तो प्रस्तावना सर्वप्रथम लागू करने वाला जो देश था वो अमेरिका था। लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा जो भारत में संग्रहित की गई है उसकी बात की जाती है तो ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। 2 बातें यहां से क्लियर करेंगे कि अमेरिका से क्या लिया गया, प्रस्तावना की विचार या प्रस्तावना की जो परिकल्पना है वो अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया, वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रस्तावना की कुछ विशेषताएं, यानी कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा। प्रस्तावना को देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग वक्तव्य है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको जो है संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन 2 चीजें याद रखेंगे कि अगर संविधान, ऐसे डायरेक्ट नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आपको टिक करना होगा संविधान की प्रस्तावना को। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जामों में पूछा जाए, मैं यहाँ डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि बार बार एग्जामों में ये दोनों क्वेश्चन ट्रेंड पे रहते हैं कि प्रस्तावना को अगर संविधान की आत्मा नॉर्मल पूछा जाए तो प्रस्तावना को कहेंगे। लेकिन अगर पूछा जाता है कि BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो हमें संवैधानिक उपचारों का उपबंध यानी कि आर्टिकल 32 के बारे में बात किया जाता है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप क्लियर रखेंगे। तो किसने क्या कहा, ये कुछ पॉइंट हमने लिखा जो बेहद महत्वपूर्ण है। अलग अलग एग्जामों में जैसे UPPCS और भी बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। ठीक है। KM मुंशी जो प्रारूप समिति के एक सदस्य के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य काल कहा है। क्या कहा है? प्रस्तावना को कहा है हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य काल है। पंडित ठाकुर भार्गवदास जी कहते हैं कि ये संविधान की कुंजी है। ठीक है। ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग मंतव्य दिया है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया है। प्रस्तावना को कुछ लोग कहते हैं ये संविधान का आईना है, कुछ लोग इसको कहते हैं ये संविधान का नींव है। ठीक है। तो नींव या फिर आईना, इसके कहने के पीछे लॉजिक ये है कि संविधान को ऐसा माना जाता है कि संविधान को अगर किसी को समझना है तो प्रस्तावना को पढ़ लेने के मात्र से हमारे संविधान की जो स्वरूप है वो पूरी तरीके से प्रकट होने लग जाती है। यानी कि संविधान को समझना बेहद आसान हो जाता है जब हम प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं। आई होप आप जब प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो इसमें इतने जो भी टर्म आए हैं आपको संविधान को आगे पढ़ने में बहुत मददगार साबित होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि इस एक क्वेश्चन इसमें बार बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है और इससे संबंधित जो 2 मामले आए हैं उस पर विचार करते हैं हम। क्या मामला है कि ये बार बार क्वेश्चन उठता है कि संविधान का जो प्रस्तावना है वो भाग है, संविधान का हिस्सा है या नहीं है। इससे संबंधित 2 मामले पे हम बात करेंगे जो एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। एक मामला है वीरूबारी संघ मामला जो 1960 में आया, कि ये जो मामला था इसमें ये माना गया कि संविधान यानी कि उद्देशिका जो है संविधान का अंग नहीं है। क्या माना गया?
बेरुवारी मामला जो 1960 में आया था उसमें उद्देशिका को संविधान का भाग या अंग मानने से मना कर दिया गया, यानी कि नहीं माना गया। और सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछता है कि बेरुवारी मामला किस सन में आया, या दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेरुवारी मामले में संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा माना गया या नहीं माना गया। ये दो चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी से संबंधित, यानी कि संविधान की जो है प्रस्तावना हिस्सा है या नहीं है, इसी मामले पे एक और जो है मामला आया जिसे हम केशवानंद भारती बनाम केरल मामला बोलते हैं, जो 1973 में आया था। उसमें क्या कहा गया भाई, उसमें जो कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भिन्न अंग होगा। अभी जो बेरुवारी संघ मामला 1973 कह रहा था कि नहीं होगा, फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती वीएस केरल मामले में मानते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है, और हिस्सा ही नहीं मात्र अभिन्न अंग है, ठीक है। उद्देशिका में समावेशन, कि उद्देशिका में जो संशोधन की बात की गई। दूसरा जो प्रश्न उठा, क्या उद्देशिका में संशोधन कर सकते हैं, तो ये भी मामला, ये जो बात था, ये जो क्वेश्चन उठा था, ये भी केशवानंद भारती मामले में ही क्लियर कर दिया गया कि उद्देशिका में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचा को छोड़ करके, यानी कि जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं किया जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ उद्देशिका में संशोधन कर सकते हैं, जैसा कि अभी आगे बताएंगे। एक बार उद्देशिका में संशोधन किया जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मेन बात यह है कि यहाँ ये जानना है कि हम संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन हम क्या नहीं कर सकते हैं, मूल ढांचे पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे उद्देशिका। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है। क्या कहा जा रहा है भाई, कहा जा रहा है कि उद्देशिका के आधार पर हम किसी को न्याय नहीं दे सकते हैं। ये मामला कब आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये तीन बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से बार बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो इतनी बातें आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रस्तावना कब पेश किया गया संविधान सभा में, जो 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। किसने क्या कहा ये आप लोग देख लिए, ठीक है। बेरुवारी संघ मामला कब आया, 1960 में। केशवानंद भारती मामला कब आया, 1973 में। ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं इसको, क्योंकि आप लोग इस पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए और कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रस्तावना के जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। ये सिर्फ प्रस्तावना की दृष्टि से नहीं बल्कि पूरे संविधान को समझने में आपको मदद करेंगे, ठीक है। जो प्रस्तावना का शुरुआत होता है हम भारत के लोक से और इसका अंत होता है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, ठीक है। तो इस शब्दों से जो है स्टार्ट होता है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से स्टार्ट होने का क्या तात्पर्य, हम भारत के लोग मतलब हम भारत की जनता ही क्या है, संप्रभु हैं अपने देश के लिए, यानी कि हम भारत के लोग जब स्टार्ट होता है इसका मतलब होता है कि भारत की जनता का भारत पे शासन है, ठीक है। नेक्स्ट संप्रभु, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब क्या होता है कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से स्वतंत्र है। इस पे किसी अन्य डोमिनियन राज्य की यानी कि अन्य किसी राष्ट्र का कोई आधिपत्य नहीं है या किसी अन्य राष्ट्र का इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो संप्रभु यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह होता है कि यहाँ की जनता ही यहाँ का संप्रभु है, ठीक है। समाजवादी, समाजवादी का क्या तात्पर्य है, समाजवाद का मतलब यह होता है कि जो भी हमारी सोशली यानी कि सामाजिक रूप से जैसे वर्ग लिंग आधार पे समाज में कोई विभेदीकरण नहीं किया जाएगा। समाज में सारे लोगों को एक माना जाएगा, सबको समान जो है समान तरीके से आगे बढ़ने की जो है व्यवस्था की जाएगी। ये सामाजिक की बात की गई, यानी कि सामाजिक डेवलपमेंट की बात की गई है। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष दोनों एक ही बातें होती हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश भारतवर्ष है, इसमें ये बताया गया है कि पंथ निरपेक्ष। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें भी क्या
आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म की स्वतंत्रता की बात ही कही गई है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, हमारा जो भारत है वो क्या है, हर धर्मों को मानने वाला है, ठीक है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान संरक्षण दिया गया है। यहाँ पे पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है, ठीक है। लोकतांत्रिक, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट, लोकतांत्रिक का मतलब होता है क्या, लोकतांत्रिक का मतलब होता है जनता का शासन, यानी कि यहाँ का जो संपूर्ण शासन यानी कि केंद्र बिंदु जो होगा शासन का वो जनता होगा। लोकतंत्र मतलब होता है लोगों का तंत्र, ठीक है, यानी कि जनता का शासन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे गणराज्य, लोकतांत्रिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये दोनों ही सिमिलर वर्ड है। गणराज्य का मतलब होता है कि जो हमारे देश का जो प्रथम नागरिक है, यानी कि जो भी संवैधानिक पद हैं या फिर जो भी सरकारी कार्य से संबंधित पद हैं या महत्वपूर्ण पद हैं, वो क्या होगा, चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण पद हैं, संवैधानिक पद हैं, यानी कि जो सरकारी कार्य सरकार है वो कहाँ किससे चुना जाता है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति है वो क्या होता है, चुनाव के रूप से ही आता है, ठीक है। तो ये है गणराज्य का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट हम न्याय की बात करते हैं। न्याय किस तरीके की बात की गई है, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, ठीक है, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, कि न्याय की बात की गई है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे पूछता है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेता है कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार से बात की गई है, तो जवाब हमारा क्या होता है, 3 प्रकार। ये बहुत बार एसएससी के एग्जामों में पूछा गया है। तो न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे किया जाएगा। सामाजिक का मतलब क्या होता है, जैसा कि सामाजिक वर्ड पहले भी आ गया है, सामाजिक का मतलब ये होता है कि किसी भी समाज में लिंग, वर्ग, वंश आदि के आधार पे उनको विभेदित नहीं किया जाएगा, अंतर नहीं किया जाएगा, समाज में सबको समान संरक्षण दिया जाएगा, आगे बढ़ने का समान मौका दिया जाएगा, ठीक है। आर्थिक यानी कि वित्त रूप से कोई पिछड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो आर्थिक गरीब है तो उसको कोई जो है दबाएगा, ऐसा नहीं है, सबको समान संरक्षण दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि न्याय जो न्यायालय है हमारा भारत का, जो जुडिशरी है, उसमें आप चाहे गरीब हो अमीर हो इससे कोई मैटर नहीं करता है, सबके लिए समान संरक्षण देता है, समान न्याय देता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे राजनीतिक। राजनीतिक का मतलब यह हो गया कि जो भी राजनीतिक पद हैं या राजनीतिक दफ्तर हैं उसमें क्या होगा कि उसमें सबको समान संरक्षण दिया जाए, मतलब समान तरीके से अवसर दिया जाएगा। ये राजनीतिक न्याय की बात की गई, ठीक है। आई होप तीनों न्याय आपको समझ में आएगा। स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता की बात अगर करें तो अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के आधार पर स्वतंत्रता दिया गया है, जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है एक एक वर्ड। ये जितने वर्ड आप देख रहे हैं क्रम से, बिल्कुल आप जब देखेंगे प्रस्तावना को पढ़ेंगे, एक बार प्रस्तावना हम कहेंगे कि आप लोग लिखिए और उसको एक बार पढ़िए क्रम से, और ये सारे जो वर्ड दिए गए हैं प्रस्तावना में बिल्कुल इसी क्रम में आए हुए हैं, ठीक है। कभी कभी क्रम लगाने को पूछ लिया जाता है बड़े बड़े एग्जामों में कि संविधान के क्रम को प्रदर्शित करिए, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि स्वतंत्रता किस प्रकार से बात की गई है। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म आधार और उपासना के आधार पर बात की गई है। जो स्वतंत्रता की बात हम आर्टिकल 19 में भी करते हैं, और भी अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। देखिए स्वतंत्रता तो दी गई है लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है। जैसे स्वतंत्रता तो दे दिया गया कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अभिव्यक्ति का मतलब यह है कि अपनी प्रॉब्लम को कह सकते हैं, अपने जो है अच्छे विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप किसी को गाली दे सकते हैं, आप किसी को कुछ ऐसे शब्द कहते हैं जिससे उनको तकलीफ हो, बिल्कुल इस तरीके की कोई स्वतंत्रता नहीं है। हर स्वतंत्रता में क्या है, लिमिटाइजेशन है, ठीक है। स्वतंत्रता दी गई है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मन में आए वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्षमता की बात करता है। क्षमता मतलब होता है कि समानता की बात करता है, कि मतलब ये हम जब आर्टिकल पढ़ेंगे समता का अधिकार, ठीक है, जो 14 से 18 तक दिया हुआ है आपके संविधान में, ठीक है। तो उस समता के आधार पे क्या, समता के आधार क्या, समता क्या है, क्षमता का मतलब यह होता है कि किसी भी
लिंग, वंश, जात के आधार पे कोई विभेद नहीं किया जाएगा। सबको समान अवसर दिए जाएंगे, चाहे वो किसी नौकरी में हो, किसी भी स्थान पे हो, किसी भी प्रायोजन में हो, किसी भी कार्यक्रम में हो, सबको समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, एक शब्द आया प्रस्तावना में कि व्यक्ति की गरिमा बनाए रखे। ठीक है। तो व्यक्ति की गरिमा मतलब ये है कि व्यक्ति चाहे जिस भी जाति का, किसी भी जो है चाहे वो गरीब हो, धनी हो, सबको अधिकार दिया गया कि वो व्यक्ति गरिमापूर्ण रूप से अपने जीवन को जिस तरीके से उसे लगता है कि हमारा जीवन खुश है, उस तरीके से जीने का अधिकार दिया गया है। आप आर्टिकल 21 में भी पढ़ेंगे कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करेंगे। राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात यह है कि जो राष्ट्र की एकता है यानी कि यूनिटी, उसको हम लोग क्या करेंगे, बना के रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, बंधुता। बंधुता शब्द आया है कि मतलब कि बंधुता का मतलब यहां होता है भाईचारा। भाईचारे का मतलब क्या है कि हम जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, आपस में मिलजुल करके क्या करेंगे, अपने देश यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए मिलजुल करके काम करेंगे। और ये बंधुता जो यानी कि मिलजुल करके भाईचारे की बात आपका फंडामेंटल ड्यूटी भी करता है, जो आर्टिकल 51 में आया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि एक लास्ट वर्ड जिससे जो है प्रस्तावना की एंडिंग होती है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। तो आप बार बार एग्जामों में पूछा जाता है संविधान कब अंगीकृत किया गया। ठीक है। तो अंगीकृत अगर पूछेगा तो 26 नवंबर 1949 को ही टिक करेंगे। और एक लास्ट पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और क्या अखंडता। ठीक है। अखंडता, ये जो पहला प्रस्तावना में संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है। ये 42वां है। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द संविधान में ऐड किए गए। ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये बार बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया या संविधान में संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए। तो ये बात याद होना चाहिए। ठीक है। कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किए गए संविधान में। ठीक है। आई होप कि पूरी प्रस्तावना आपको समझ में आई होगी और आप इसके ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, आपके सारे ऑब्जेक्टिव हल होंगे और विभिन्न एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन उठ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन इस एक वीडियो में आपको समाहित मिलेंगे। ठीक है। वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।